नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल, सायरन की आवाज, धुआं धुआं दफ्तर, लोगों को स्ट्रेचर पर लेकर दौड़ते स्वास्थ्यकर्मी। यूपी में प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं, आईपीएस राजीव कृष्ण यूपी पुलिस के नए डीजीपी। यूपी पुलिस में दूसरे अफसर हुए रिटायर। दिल्ली की रेखा सरकार के 100 दिन पूरे, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने गिनाई उपलब्धियां। सरकार के 100 दिन की वर्क बुक जारी की। मध्य प्रदेश को मिली पहली मेट्रो की सौगात, इंदौर में शुरू हुई सर्विस, पहले हफ्ते फ्री सफर, पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। असम में लैंडस्लाइड में 5 की मौत, बाढ़ में 10,000 लोग प्रभावित। मिजोरम में भी भूस्खलन, घर होटल ढहे, कई लोगों की मौत की आशंका। और टेरर लिंक मामले में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। आप देख रहे हैं कि सपनों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के वनवास को खत्म कर 20 फरवरी 2025 को एक बार फिर दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज की थी। इसी के साथ 30 मई को सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि दिल्ली भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी एक वर्क बुक पेश की। हालांकि ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी वर्क बुक जारी करते हुए कहा, इस बुक में किए जा रहे कामों को जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली की सभी विधानसभाओं में इसको लेकर जाएंगे, जहां हमारे मंत्री, विधायक, पार्षद न सिर्फ अपने काम बताएंगे बल्कि लोगों के सुझाव भी लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अरबों रुपए के शीश महल में करोड़ों के पर्दे टांगे और अपनी ही तारीफें सुनी। ये काम करने वाली सरकार है। जनता को अपने कामों का ब्यौरा हम अब देंगे। 100 दिन पूरे होने पर हम लोग अपनी एक वर्क बुक मीडिया के सामने इसे विमोचन कर रहे हैं। और इसे मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं बोल रही हूँ, ये मात्र वर्क बुक ही है जो कि दिल्ली की विकास यात्रा का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। इसे मैं रिपोर्ट कार्ड ना कह के वर्क बुक कह रही हूँ, जो कि दिल्ली की विकास यात्रा का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लगातार सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों का जुड़ाव होता जाएगा। ये 100 दिन हमने जनहित के कार्यों में लगाए और इन सभी कार्यों को हम अपनी सभी 70 विधानसभाओं में अगले आने वाले 10 दिन में लेके जाएंगे। हर एक विधानसभा पर बड़े कार्यक्रम, हर वार्ड पे बड़े कार्यक्रम, जिनमें हमारे दिल्ली के केंद्र सरकार के मंत्री, हमारे सांसद, हमारी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, हमारे विधायक, निगम पार्षद पहुंच करके ना केवल अपने 100 दिन के कार्यों का ब्यौरा देंगे बल्कि आने वाले समय के लिए भी जनता के सुझाव, योजनाओं को भी ले। और के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि 100 दिन में दिल्ली सरकार के प्रमुख काम क्या हैं। 7 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का पुनर्विकास और क्षमता बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। तो 100 दिन की दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। यमुना को साफ करने के लिए 40 एसटीपी को मंजूरी दी है। एक 1000 व्यक्ति पर अस्पताल में 3 बेड की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू की गई है। सौ दिन में 650 से अधिक लोगों ने योजना का लाभ लिया। दिल्ली में यमुना पर फेरी और क्रूज चलाने का फैसला लिया गया। झुग्गियों में बेहतर सुविधाओं के लिए 750 करोड़ का बजट। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे। जहां पर अंधेरा रहता था वहां स्ट्रीट लाइट और वुमेन पीसीआर की सुविधा।
दिल्ली में 500 पालन यानी क्रेज खोलने की तैयारी की गई। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 1000 लाइब्रेरी खुलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 31 मई को सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3395 हो गई। बीते 24 घंटे में 685 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 1435 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी गई। इसी बीच बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल और उत्तर प्रदेश से एक मरीज शामिल है। मंत्रालय लगातार राज्यों को अलर्ट मोड में रहने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे रहा है। नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। सर, बात करें गाजियाबाद की, कोरोना के कितने केसेस अब तक हैं और में कोई भी पेशेंट एडमिटेड नहीं है। सारे केसेस हैं खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस थे, जो उन्होंने अखबार में पढ़ के अलग अलग जगह की न्यूज देख के अपनी टेस्ट कराई। एक्सीडेंटल नहीं है। घर वो खुद पॉजिटिव है, घर के अंदर और कोई भी व्यक्ति उनके है कोई पॉजिटिव नहीं है। आपके माध्यम से जनता को यह कहना चाहूंगा, ये सिर्फ फ्लू वायरस है जो मौसम बदलने पे आता है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पहले जैसे डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, और ये उसमें वही सिम्टम से खांसी, जुकाम, बुखार, ये जो वेरिएंट है ये उससे भी हल्का वेरिएंट है। 2-3 दिन लोग बीमार रहते हैं, खांसी जुकाम होता है, जो भी रूटीन दवाइयां होती हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं लोग बाग, एंटी एलर्जिक दवाई ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। सर, आज तक अगर अपडेट बात करें तो टोटल अभी तो शाम को पोर्टल पे देखता हूं कितने आएंगे, लेकिन परसों तक 13 लोग, कुल मिला के कल तक में 15 पेशेंट्स पोर्टल पर रिपोर्ट हुए थे 1 तारीख से 1 जनवरी से आज तक। सर, ऑक्सीजन प्लांटों की अगर बात करें, ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ रेगुलर रूटीन के अंदर उनका ट्रायल चलता रहा। कल भी हमारी मॉक ड्रिल है ऑक्सीजन प्लांट्स के संबंध में, लेकिन जो भी पेशेंट्स आए, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, सिर्फ खांसी, बुखार, जुकाम का इशू है, किसी का भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नीचे नहीं गया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फतेहाबाद के गांव किरढान में हिसार से आई सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दूध की डेयरी पर छापेमारी की। टीम का नेतृत्व इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुनैना ने किया है। कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस के चल रहे चिलिंग सेंटर को सीज किया गया। मौके पर टीम को करीब 7500 लीटर दूध और पाउडर मिले, जो खुले में रखे हुए थे। सीएम फ्लाइंग टीम ने दूध और अन्य सामान के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। क्या कार्रवाई है इस बार? आज सीएम फ्लाइंग के पास कुछ सूचना थी कि यहाँ पे दूध का जो मिलावट का काम किया जाता है, दूध का, ये अगुवाई में आज ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे लगभग 2,500 लीटर दूध टैंकर से सैंपल लिया गया है, और मिल्क टैंकर जो सप्लाई करता है उसे भी दूध सैंपल लिया गया है, और वे पाउडर के भी मिला है हमें, और वे पाउडर भी हमने सैंपल लिए हैं। टोटल 5 सैंपल लिए गए हैं। अम्बाला शहर के डीसी कार्यालय में शनिवार को एक बार फिर युद्ध के समय की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। इस मौके पर ड्रिल में बाकायदा हर उस पहलू को कवर किया गया जिसकी परिस्थिति युद्ध के समय में बन सकती है। मौके पर दर्शाया गया कि युद्ध में हमले की स्थिति में सिविल डिफेंस का क्या काम रहता है, कैसे बम ब्लास्ट की स्थिति में घायलों को तुरंत राहत दी जाती है। इस मौके पर फायर कर एम्बुलेंस सेवा जैसे सभी सरकारी तंत्रों ने के दौरान होने वाली आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रयास किया। जो ऑपरेशन था आज डिस्ट्रिक्ट अंबाला में 2 जगह सम्मिलित हुआ है। एक अंबाला सिटी के अंदर और दूसरा हमने किया है अंबाला कैंट के अंदर। इस प्रोग्राम के तहत हमारे जितने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको हमने सेंसिटाइज किया है, दोबारा से उनकी ड्रिल कराई है।
बेमेतरा जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली एवं जनसभा का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत भारत माता चौक से शुरू होकर नगर के चौराहों से होते हुए गांधी मैदान में पहुंची, जहां जनसभा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विजय जोगिंड ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद संविधान बचाओ रैली इसलिए चलानी पड़ रही है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि क्योंकि देश के केंद्र में भाजपा की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने में कार्य कर रही है। हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश में हम सब देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो खूबसूरत संविधान भारत देश को सौंपा था, हम सबको दिया था। हमारी जो व्यक्ति की आजादी है, आज हम सब सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने आप को डरा सा महसूस कर रहा है, संविधान खतरे में है। इसको लेके हमारे नेता के निर्देश में ये संविधान बचाओ रैली पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। उसी श्रृंखला में हमने जिले में आयोजित की है। अब विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और मंडल तक जाएंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि 70 साल के बाद में संविधान बचाओ रैली करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लोगों को राजनांदगांव से है, जहां शहर में लगातार चोरी की घटना बढ़ते जा रही है और पुलिस खामोशी से देखती जा रही है। रोज कहीं ना कहीं चोरी की घटना सामने आ रही है। इससे पता चलता है कि पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है। रोज कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कई चोरी की घटनाएं हुई हैं, कहीं लूट की घटना हो रही है, कहीं चाकू दिखाकर मोबाइल को लूटा जा रहा है। पुलिस का खौफ खत्म होते दिखाई दे रहा है, इसलिए लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। शहर से लगी लखोली स्थित विजय अपार्टमेंट कॉलोनी में चोरों ने 20 लाख रुपए की चोरी की और फरार हो गए। बताया जाता है कि मकान मालिक घूमने के लिए बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने सूना मकान देखकर अपना हाथ साफ किया। हाँ, शांति विजयनगर कॉलोनी में कल शाम को पता चला कि नरेश कुमार हरिहरो एक मकान है जो 7-8 दिनों से अपने मकान बंद करके रांची छुट्टी मनाने गए थे। पता चला है कि वहाँ कुछ अज्ञात चोर द्वारा उनके ताला तोड़कर उनके घर में चोरी किया गया है। क्योंकि आज प्रार्थी आ गए हैं, उनसे पूछताछ कर पता तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमारे स्टाफ द्वारा देखी जा रही है। खबर बेमेतरा से है, जहां आपको बता दें सुशासन तिहार 2025 के तहत बेमेतरा जनपद के ग्राम बहेरा में अंतिम समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। विधायक दीपेश साहू शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, श्रवण यंत्र, सुकन्या योजना की पासबुक आदि उन्होंने वितरित की। ग्रामीणों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक महीने से तीसरा चरण और ये गांव बहरा में आयोजित है और हमारे बीच में रजत कार्यक्रम के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, जनपद सब जनप्रतिनिधि पहुंचे और जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे जो आसपास के 9 गांव हैं उनका ये जहाँ समाधान शिविर का आयोजन हुआ था और लगभग 99% जो समस्याएं थी हमारे किसान भाई के, मजदूर साथी की, गरीब किसान के, उस समस्याओं का समाधान हमारे इस क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों ने किया है। उनको धन्यवाद देते हैं। खबर बालोद से, जहां जिले के सिकोसा रेलवे फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रेन से कटने के कारण युवक का 102 हिस्सों में बंट गया। घटना की सूचना मिलने पर गुरुडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई और शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर ने शनिवार को आधुनिकता की नई पटरी पर कदम रखा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी अब मेट्रो ट्रेन प्रणाली से जुड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम से इंदौर मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विशेष रूप से मौजूद थे। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर इंदौर में शुरू हुए मेट्रो रेल परियोजना के शुभारंभ के इस ऐतिहासिक अवसर पर इंदौर में उत्सव जैसा माहौल रहा, जिसमें नागरिकों विशेषकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह समारोह महिलाओं पर विशेष रूप से केंद्रित था। इंदौर में आयोजित समारोह में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री तोखन साहू, मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला के साथ तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इंदौर के प्रथम सेवक रहते देश के प्रधान सेवक और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल के जमुई मैदान से हरी झंडी दिखाकर इंदौर की नई गति, इंदौर की नई दिशा, इंदौर का दुनिया में नया स्थान तय करने का काम किया है। हमारी अपनी इंदौर की ये मेट्रो केवल इंदौर के ट्रांसपोर्टेशन का पर्याय नहीं है, इंदौर की विकास की रफ्तार का पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी के समग्र विकास का मॉडल है। देखिए, जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो स्थान कभी बैलगाड़ी का अड्डा हुआ करता था। ये बैलगाड़ी अड्डा कहलाता था, यहाँ बैलगाड़ियाँ चलती थी और आज ये मेट्रो का स्टेशन हो गया। इसमें बीच में तांगे चले, टेम्पो चली, बस चली और आप मेट्रो तक इंदौर पहुंच गया। ये विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं उस दिशा में इंदौर भी चल पड़ा है और ये विकसित इंदौर का सपना। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मूलचंद्र मार्ग स्थित 5 खोली एरिया में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सभी रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक को देखते हुए सभी को रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, एडीएम लक्ष्मी गामड़, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, तहसीलदार, एसडीएम और थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर और अस्पताल पहुंचा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का लखनऊ से। अगली अहम खबर है जहां राजीव कृष्णा ने डीजीपी पद के डीजीपी का पद का चार्ज लिया है। कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए आईपीएस राजीव कृष्णा पुलिस मुख्यालय पहुंचकर राजीव कृष्णा ने चार्ज लिया है। राजीव कृष्णा के चार्ज लेते समय सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे। प्रशांत कुमार आज रिटायर हुए हैं और उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी राजीव कृष्णा के रूप में मिला है और राजीव कृष्णा ने डीजीपी के पद का चार्ज लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से खबर जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला है। कुएं में शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बीमार थाना इलाके के बाबुर बुजुर्ग गांव का ये पूरा मामला है। बरेली से अगली खबर है जहां अवैध संबंधों के चलते दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी में अरशद उर्फ गुड्डू की इलाज के दौरान मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आरोपी आमिर मौके से फरार हुआ है, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के काका टोल की यह घटना है। दिनांक 31 मई 2025 को बरादरी के मोहल्ला कांकर टोला से एक व्यक्ति के चाकू लगकर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इस व्यक्ति का नाम अरशद पुत्र जहीर, उम्र लगभग 35 वर्ष। इसको घायल करने वाले का नाम आमिर पुत्र जलील, उम्र लगभग 45 वर्ष। यह इसका पड़ोसी ही है। घायल अवस्था में अरशद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर 554/25 मुकदमा थाना बरादरी में पंजीकृत कराया गया है। अगली खबर अलीगढ़ से जहां एएमयू गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पॉलीमर प्रोडक्शन प्रेजेंट गाइडेंस के छात्र रहे शामिल। मास्टर एम्ब्रोस भरने को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। छात्रों ने प्रशासन पर शोषण का भी आरोप लगाया। समस्याओं को लेकर लंबे समय से कर रहे शिकायत। नाराज छात्र बोले, अब तक नहीं हुई है सुनवाई न होने पर धरने पर बैठे सैकड़ों छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ
खूब नारेबाजी हुई है। मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर मौजूद रही पुलिस। आंदोलनकारियों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से शांति की अपील की। और अगली खबर कानपुर से है, जहां चोरी होती रही, सोते रहे जिम्मेदार। एक रात में आधा दर्जन घरों में हुई चोरी। एक के बाद एक घर से पार किया गया माल। चोरों ने खोली पुलिस गश्त की पोल। सुबह सोकर उठने के बाद उड़े पीड़ितों के होश। दल बल सहित मौके पर पहुंचे एसीपी अमर। कोतवाली निरीक्षक अशोक सिरोज ने की जांच पड़ताल। बिलौर थाना क्षेत्र के माखनपुरवा गांव का पूरा मामला है। माखनपुरवा गांव का पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लोकतंत्र में निष्पक्ष पत्रकारिता का चौथा स्तंभ परम आवश्यक है। देश और समाज को जब जब दिशा दिए जाने की जरूरत आई तब पत्रकारिता ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। परतंत्र भारत में पत्रकारिता ने न सिर्फ स्वतंत्रता के मतवालों को प्रेरित किया, बल्कि पत्रकारों ने स्वयं सक्रिय सहभागिता भी निभाई। उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शुक्रवार को होटल पैलेस में कही। वह नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 पर NUJ सम्मान समारोह एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में पत्रकारिता संगोष्ठी में बोल रही थी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आगे कहा, स्वतंत्रता के बाद देश और समाज की आवश्यकता के अनुरूप पत्रकारों ने हमेशा सकारात्मक राह दिखाई है। आप सभी न्याय दिलाने से लेकर सामाजिक जागरूकता तक प्रत्येक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी संगोष्ठियों से निश्चित ही विचारों का अमृत निकलेगा। इससे पहले विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेद सिंह के शुभकामना संदेश का वाचन किया गया। बतौर विशिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित कुमार घोष ने कहा कि पत्रकारों को हमेशा सीखते रहना चाहिए। AI का दौर भी पत्रकारों को और सिखाएगा और उनके काम में मदद करेगा। श्री घोष ने पत्रकारों के संघर्ष को सम्मान देते हुए बेहद संवेदनशील शब्दों में कहा कि आप सभी समाज के असली प्रहरी हैं। तकनीकी चाहे जितनी उन्नत हो जाए, पत्रकार की कलम का असर आज भी जीवंत है। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र शुक्ल, अनिल त्रिगुणायत, मनोज वाजपेयी, AI विशेषज्ञ प्रखर पाठक ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता NUJ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना ने की। मंच पर संगठन के संरक्षक के बख्श सिंह, सुरेंद्र कुमार दुबे एवं NUJ स्कूल ऑफ मॉस कम्युनिकेशन के उपाध्यक्ष अजय कुमार रहे। प्रदेश महामंत्री संतोष भगवान, राष्ट्रीय कार्य परिषद सदस्य हरीश सैनी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनुपम चौहान, प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी डॉक्टर अतुल मोहन सिंह, कार्यकारिणी सदस्य अरुण शर्मा, T2 लखनऊ जिलाध्यक्ष आशीष मौर्य, महामंत्री पद्माकर पांडे, कोषाध्यक्ष अनुपम पांडे, संगठन मंत्री अश्विनी जायसवाल, उपाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव, अनिल सिंह, मीनाक्षी वर्मा, मनीषा सिंह के साथ ही आमंत्रित सदस्य आलोक श्रीवास्तव, मार्कंडेय सिंह, रोहित रमुआपुरी, नंदनी प्रियदर्शनी, नेहा सिंह आदि को भी राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने सम्मानित किया। संचालन ऐश्वर्य राज शुक्ल ने किया। इस दौरान के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर बरेली से है, जहां पार्थ गौतम ने युवा सेवक संघ की शुरुआत की है। नवगठित संगठन का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज और सेवा प्रदान करना है। विशेष कार्ड के जरिए कार्ड से वंचित जरूरतमंदों को भी मिशन अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने हेलमेट वितरण व सड़क दुर्घटना सहायता का संकल्प जताया। पार्थ गौतम ने कहा कि मैं नेता नहीं, समाज का बेटा हूं और अब तक 30,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित कर चुका।
तरीके की सेवा करेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 वर्ष में पार्थ गौतम फाउंडेशन ने जो करा है वो सबको दिखा है। अब आने वाले समय में नई नई चीजें आज हम लोगों ने कैंट विधानसभा के कार्यक्रम में सभी को हेलमेट वितरण करे हैं, ताकि हेलमेट ऐसी चीज है जो इंसान खुद तो पहनेगा ही। जबलपुर में सड़कों के निर्माण की बात करें तो इस समय नगर निगम, केडीए, आवास विकास, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के पास इसका जिम्मा है, लेकिन सारे ही विभागों के अफसर सिर्फ कागजों में ही योजना बनाने में मशगूल हैं और सड़क पर दौड़ती जनता गिरते पड़ते, जख्म और दर्द सहते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। मेट्रो के निर्माण के चलते सड़कों पर गड्ढों के साथ धूल भी उड़ रही है। ऐसे में राहगीर मुश्किल में है। जीटी की हालत को काफ़ी ज़्यादा जीटी रोड की हालत हो चुकी है, काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। शहर का कोई भी इलाका इस मामले में अछूता नहीं है। हर तरफ सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये समझ में नहीं आता है। मसवानपुर, कल्याणपुर, रावतपुर, सर्वोदय नगर, काकादेव, गोविंद नगर, रतनलाल नगर, बर्रा किदवई नगर के साथ साथ रिजवी रोड, नई सड़क, परगंज, रायपुरवा व हालसी रोड समेत कई अन्य प्रमुख सड़कों की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार विभागों के अफसर मात्र राजनीति कर कागजों में सड़कों के निर्माण कार्य दिखा देते हैं और अफसरों के साथ साथ अन्य लोगों की वाहवाही लूटते रहते हैं। बारिश शुरू होने वाली है, अब देख रहे कितनी, अगर ये हालत इन्होंने ठीक लग रहा है या रोज प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, कहीं नाला टूटा पड़ा है, तो पीडब्ल्यूडी नगर निगम को तुरंत चाहिए तत्काल इसकी रोड ठीक कराए, नहीं तो हादसे रोज प्रतिदिन होते रहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, हम भी जाते हैं, इतना कचरा पड़ा रहता है और रोडें टूटी हुई है, नाले खुदे हुए हैं, इसको तत्काल में इनको ठीक, नहीं तो बहुत हादसे कौन है भाई, इसके नगर निगम की जिसका भी डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है। लगातार पहले सड़कें बना करती थी, मुझे याद है, लेकिन इस समय जैसे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम जिस हिसाब से काम कर रहा है समझ नहीं आ रहा। जगह जगह आप देखिए, एक तो हम लोग जो है एक स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे रोड के ऊपर। अभी ये ड्रम मार्केट के अंदर आप देखिए, गोपालगंज के अंदर इतने बड़े गड्ढे थे कि रोज कभी न कभी ई रिक्शे, खासकर ई रिक्शे में क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है उसमें सवारियां। एक दिन मैं बता रहा हूँ, इस चौराहे के ऊपर एक ई रिक्शे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें महिलाएं बहुत तेज चोटिल हो गई, उनको हम लोग उठा के हॉस्पिटल तक लेके गए। तो ऐसी हादसे अगर रोकने हैं तो शहर के अंदर सुगम यातायात की एक तरफ हम। अगली खबर फतेहपुर से, जहां राधानगर थाना क्षेत्र के जखनी कस्बा निवासी फूलचंद्र पुत्र राम सनेही के घर में 2 दिन से ताला लगा था। उसकी 25 वर्षीय बहन मीना देवी मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रही थी, जिसको लेकर मोहल्ले में तरह तरह चर्चाएं थी। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची राधा नगर पुलिस ने राजस्व अधिकारियों को बुलवाकर घर का ताला तोड़ा। अंदर जमीन में दफन 25 वर्षीय मीना देवी का बरामद किया। मौके पर नायब तहसीलदार अमरेश सिंह, जीएल राठौर, कानूनगो जितेंद्र सिंह, लेखपाल राम किशोर सहित पुलिस बल ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा। मोहल्ले में चर्चा थी कि मृतक मीना देवी मानसिक रूप से संबंधित थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। वह लोगों का कहना है कि गर्भवती भी थी। पोस्टमार्टम के बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। गांव है, इसमें सूचना मिली थी कि एक भाई है, नाम है इसका, लोधी जाति का है, उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है और अपने हत्या करके उसको अपने घर में छिपा दिया। इस सूचना पर पुलिस ने आकर के मौके पर चेक किया, देखा घर का ताला लगा हुआ है। इस पर ताला खुलवाने के लिए मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया। खबर कानपुर से है, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुबह आए मॉर्निंग वॉकर्स से तंबाकू मुक्त भारत की स्थापना के लिए संकल्प दिलाया। हम सब का यही है सपना, नशा मुक्त देश रहे अपना। तंबाकू से नाता तोड़ो, स्वस्थ समाज से नाता जोड़ो, जो तंबाकू खाएगा मौत के मुंह में जाएगा। आज 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आर्यनगर स्थित परशुराम वाटिका में आरोग्य धाम के चिकित्सक डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर आरती मोहन, संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन ने 200 से अधिक समाजसेवियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों ने चिकित्सकों के साथ तंबाकू, सिगरेट, शराब एवं निकोटिन पदार्थ का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। अत्यधिक सिगरेट, पान मसाले एवं शराब से कैंसर के रोगियों की बढ़ोतरी, अत्यधिक निकोटिन के सेवन से उच्च रक्तचाप एवं
हृदय रोगों में बढ़ोतरी आदि, खाने पीने व निकालने में दिक्कत हो तो यदि खाने पीने व निकालने में दिक्कत हो तो हो सकता है गले का कैंसर। गर्भावस्था में निकोटीन एवं धूम्रपान से गर्भपात के साथ नवजात शिशु पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मोहन ने बताया कि महिलाओं के तंबाकू के साथ सिगरेट के नियमित सेवन से मोटापा, उच्च रक्तचाप, नपुंसकता के साथ साथ बच्चेदानी कैंसर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर हेमंत मोहन एंड पुष्पा मोहन, नंबर ऑफ सोशल वर्कर्स आर हियर। विश्व तंबाकू दिवस है। हमारे पिताजी स्वर्गीय रेवती रमन मोहन जी की प्रेरणा से विगत वर्षों से इस जागरूकता कार्यक्रम को मैं डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर आरती मोहन, हमारी संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन मना रहे हैं। हम लोग हर बार अलग थीम के साथ उतरते हैं। इस बार की थीम है छोड़ो और जीने दो। तंबाकू से नाता छोड़ो, बीड़ी सिगरेट से नाता तोड़ो और स्वस्थ समाज में रहो। जो तंबाकू खाएगा वो मौत के मुंह में जाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चों ने 300 से अधिक वृद्धजनों की उपस्थिति में, मॉर्निंग वॉकर्स की उपस्थिति में आर नगर स्थित परशुराम वाटिका में सवेरे 7 बजे ये नारा लगाया और रैली निकाली। मेडिकल फीस का आंदोलन किया गया। जिन बच्चों ने अच्छे जवाब दिए उनको पुष्पा मोहन जी और डॉक्टर आरती मोहन जी ने सम्मानित करा और साथ साथ हम लोग ने होम्योपैथिक टोबैकम दवाई दी। बुलंदशहर से जहां माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कनेनी गांव में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के जीवन कार्यों और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक संदेशों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने न केवल एक न्यायप्रिय शासिका थी, बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता को भी नई दिशा दी। उन्होंने अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के कार्य किए। ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा और 4 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी सारिक साटा गैंग के 3 सदस्यों मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुरादाबाद जेल से संभल कोर्ट लाया गया। इन तीनों पर हिंसा में सक्रिय भूमिका निभाने और हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे, जिसके बाद मामले की सुनवाई की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से, जहां शहर में मीट व्यापारियों पर हुए भीड़ के हमले ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और भीड़ तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना में कई मीट कारोबारी घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पीड़ितों और उनके परिजनों ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर आवाज तेज कर दी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे हालात बिगड़े हैं। स्थानीय सामाजिक संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी घटना की निंदा की है। आपको बता दें कि जो अलीगढ़ में अभी मीट व्यापारियों के ऊपर जो घटना हुई थी, उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन लेकर आए हैं। उसमें मांग है कि पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसा ना हो कि उन पर झूठ मूठ की कार्रवाई करके और मंत्र कहाड़ी बनाकर और दिखाकर एक ऐसा धुंधला चश्मा दिखाकर, आईना दिखाकर और मतलब उसको दबा दिया जाए मामले को। अभी थोड़ी देर बाद वो लोग आए, वहां पर पर्ची देखी नहीं, कुछ नहीं देखा, मैंने मारो सबको, मारपीट शुरू हो गई। वहां पर पर्ची छीन के फाड़ दी, मोबाइल छीन लिए, पैसे छीन लिए और इनकी पिटाई शुरू हो गई। वहां फिर कुछ नहीं, ये हुआ था। इंसाफ तो ये चाहा है इस तरीके से। नेता लोग आ रहे हैं जी, तो जैसे आप लोगों का फोटो खिंचा रहे थे, तो इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसों का मिल रहा है। हमारे का जरा बहुत कुछ इलाज मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मिल नहीं रहा। तमाम नेता आया, कोई सब कह रहे हैं भाई, सब आश्वासन दे रहे हैं आपकी मदद होगी हर तरीके से।
तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच इस मुद्दे पर सीधी टकराव की स्थिति बन गई और शनिवार को सभासदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं चेयरमैन अकरम ने भी पलटवार करते हुए सभासदों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभासद राहुल रावत ने कहा कि चेयरमैन द्वारा मीडिया में दिए गए सभी आरोप निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के सभी कार्य और निविदाएं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए ताकि जवाबदेही बनी रहे। हर महीने में हिस्सा मांग रहे हैं तो ये आप दे सकते, वो तो खाली बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। हम तथ्यों में कल की वगैरह बैठे थे तो जब इन्होंने क्या किसने पैसे मांगे तो जो बबलू है जिसे स्लाइडर हाउस चलाया था पहले, उसने इसके मुंह पे कहा कि तूने मुझसे ये कहा कि इस मांडे में और खाल में आधे तेरे आधे मेरे, मैं तुझे करवा दूं। ये परसों और कहो तो वो लड़का आपके सामने बयान दे देगा। एक बात तो ये खत्म हो गई और सभी का उसमें हाथ था, कुछ कुछ छोड़ के सब नहीं है। जो इस लालच में थे और जो मैंने बयान दिया था वो सही दिया था, हल्फिया बयान दिया था। सर मामला तो ये सारे जो भी आरोप कल हमारे आपके माध्यम से हमने कल देखे मीडिया में, और तो ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारा बस इतना है कि जितनी भी यहाँ पे निविदा प्रक्रियाएं होती है वो टेंडर के माध्यम से हों और पारदर्शिता रहे कार्य संस्कृति में, और हम लोग जो सभासद लोग चुन के आते हैं हमारी जवाबदेही सीधे जनता तक होती है। तो हमारे पास भी बहुत दबाव होता है जनता का। तो अब चाहे स्लॉटर हाउस को लेके हम सब चाहते हैं कि ठीक है ये खुले और इसमें नियमानुसार ये खुले। ये हमने बोर्ड बैठक में भी कहा था कि इससे ना कोई एयर पोल्यूशन हो ना वाटर पोल्यूशन हो, सारी चीजें मतलब सही तरीके से संचालित की जाए, और इसके लिए हमने चेयरमैन साहब को अधिकृत किया है। और जो उन्होंने कल आरोप लगाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर उत्तराखंड के नैनीताल जनपद अंतर्गत रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शनिवार को एक बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज से पानी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के वक्त मौके पर पुलिसकर्मी तैनात थे जिन्होंने महिला को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को पानी में झोंकने पर अड़ी रही। हालांकि समय रहते पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से महिला को पानी से सुरक्षित निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई। नदी में चली गई थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल दिया था और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। रामनगर के सल्ट ब्लॉक स्थित रशिया महादेव बिरुखाल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 12 वर्षीय अभी गोसाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो दिल्ली से रसिया महादेव जा रहा था। अभी सवार एक ही परिवार के सदस्य थे जो विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना बताया गया, जिससे वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुँचाया गया। CMS डॉक्टर विनोद कुमार टमटा ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया और अन्य डॉक्टरों को भी बुलाया गया ताकि इलाज में कोई कमी ना रहे। ये सर रसिया महादेव जो है कि बाजार में आते ही मतलब ये लगाओ कि रोड से बाहर हो गई गाड़ी बाजार से पहले बैंड पे, और उसमें जो थे कि 4 बच्चे थे और 3 लेडी थी, एक ड्राइवर साहब चला। एक्सीडेंटल जो गोली खाल में एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, इसमें डस्टर कार थी, 8 लोग सवार थे। 8 से एक ही तो मौके पर डेथ हो गई है। 7 लोग यहाँ आए हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और इसमें से एक की तो एब्डोमिनल इंजरी लग रही है, चेस्ट इंजरी है, एक की स्पाइनल इंजरी है और एक एंकल इंजरी फ्रैक्चर लग रहा है और 2 की माइनर इंजरीज है, उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया, उपचार चल रहा है। विस्तार से हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और उसी दौरान सामने आए स्ट्रिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में आती दिख रही है। इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित
नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा चुकी है, जबकि बाकी को अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। वहीं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शासकीय कार्यों का हवाला देकर फिलहाल पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्हें गुरुवार को तलब किया गया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई केस का जिन्न बोतल से बाहर आने का मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर हैं। हरदा की न्याय यात्रा बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश है, जिसका तीर सही निशाने पर लग रहा है, क्योंकि उनकी यात्राओं की गूंज यहां से लेकर दिल्ली बीजेपी हाईकमान तक पहुंच रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2016 में दल बदल की धमाचौकड़ी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाने के लिए टॉप अप देने और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें करते नजर आए थे। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को इस बारे पूर्व में ही सूचना दे दी थी। संभावना जताई जा रही है कि वह शीघ्र ही दिल्ली जाकर बयान दर्ज करवा सकते हैं। इसी मामले में एक बीजेपी विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल करने वाले कुछ विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुछ भाजपा में विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ न कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिनकी तरह बाहर निकलता दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। सीबीआई को अपनी जांच पुख्ता तरीके से करनी चाहिए और सभी नेताओं की जो उसमें भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं या कांग्रेस में वो पहले थे, सबकी भागीदारी बतानी चाहिए, जनता के सामने लानी चाहिए। केवल हरीश रावत का बयान सबने सुना, इन्होंने कैसे साजिश रची? क्या ये लोग सरकार में सरकार को बार्गेन कर रहे थे? क्या ये खरीद फरोख्त की बातें करते थे या ये खरीदे बेचे जाते हैं? तो ये चीजें सीबीआई को देखना चाहिए कि सारी बातें उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्यक्ष में ये देखता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हमें सीबीआई के पास तो हम ये कि बड़ी एजेंसी पर है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर ये मामला है और इसको सीबीआई को उजागर होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि हरीश रावत केवल ये दिखता तो है कैमरे में कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं मैं आग बंद कर लूंगा, आप लूटो जितना उत्तराखंड लूटो, लेकिन लूटने वालों में कौन है? लूटने वाले में वही लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। तो जो लोग साजिश करता है उनके भी सीबीआई को उनके पत्ते भी खोलने चाहिए, उनका चेहरा भी खोलना चाहिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है वो खोलना चाहिए। ये पाप किए हैं, जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सामने आते रहेंगे। आज फिर वही स्थिति है, क्योंकि नोटिस गया है तो वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड को अपनी सरकार को बचाने के लिए दांव पे लगा रहे थे। ये तो भला हो प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कांग्रेस से निजात पा लिया, भाजपा की सरकार है, तो पूरा उत्तराखंड जो है चौराहे पर खड़ा हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आदि कैलाश
यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ों देशवासियों का यह परम विश्वास है कि भाजपा की झूठ लूट और फूट की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2 झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। त्रिवेंद्र सरकार हो धामी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई हैं। पहली सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे नमाज की छुट्टी कर दी थी। इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज की सरकारी छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। 2022 में इन्होंने फिर से सरकार झूठ बोला और ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं व हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षण संस्था और कोई संस्था खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है। पूर्व में मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो वह संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बनी हुई है। जब संविधान अनुमति देता ही नहीं है तो इसकी कोई मांग क्यों करेगा। हरीश रावत के मुताबिक मैंने 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा पहले कर दी थी कि दिखाओ मेरा वह बयान या हमारे किसी महत्वपूर्ण नेता का वह बयान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, वह अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने कहा हमने आदि कैलाश में आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शिव से न्याय की याचना की। हमने इतनी शक्ति दी कि हम भाजपा द्वारा गढ़े गए 2 झूठों का पर्दाफाश कर सके। लाखों करोड़ों देशवासियों का ये परम विश्वास है कि भाजपा की सरकार झूठ, लूट और फूट की सरकार। उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 ऐतिहासिक झूठ बोलकर या श्री पुष्कर धामी जी की सरकार, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई। एक पहली सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी कांग्रेस की सरकार ने कर दी है, इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आज 9 साल हो गए हैं जुम्मे की नमाज करने की, अर्थात शुक्रवार के दिन की सरकारी छुट्टी का वो गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक दिखा नहीं पाई है। कोई स्कूल, कॉलेज और तो छोड़िए, शिशु मंदिर भी ऐसा नहीं बता पाई है जिसमें पिछले 9 सालों में उस तथाकथित नमाज की अदा करने के लिए दी गई शुक्रवार की छुट्टी के दिन वो स्कूल, कॉलेज बंद हुए या वो शिशु मंदिर बंद हुए। और 2022 में इन्होंने सरासर झूठ बोला फिर से। देश कुछ भी हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी। चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना ही चाहिए, भले ही वो राजनीतिक कारणों से कुछ चीज़ों को जिस पार्टी में रहे हैं वो विरोध करती आई है, लेकिन वो कर रहे हैं तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें साल 2016 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था। प्रकरण पर सीबीआई को जांच दी गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर हर अपनी 2 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रहे, जहां पर से वो लगातार न्याय यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा पर हमला बोल रहे और भाजपा से 2 झूठ का जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रावत को अभी किसी भी झूठ की सत्यता जवाब तो नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।